हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम देख रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी। हमने अपने हिंदी की पिछली क्लास में शुरू कर दिया था संधि, और संधि में हमने स्वर संधि समझ लिया था। संधि में हमने यह देखा था कि संधि जो है तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। हमने उन सारे के उनके सारों के उन सभी के नियमों को भी एक एक करके देख लिया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वह है व्यंजन संधि। हम यहाँ पर व्यंजन संधि को समझेंगे और इसके जो नियम हैं उनको एक एक करके यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। हमारी बातचीत का जो दायरा होगा वह आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पर आपके परीक्षा को केंद्र में रखे हम सारी बातचीत अपनी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यंजन संधि कहते किसको हैं और इसके क्या क्या नियम हैं। तो आपसे बस एक निवेदन है कि आप एक पेपर और एक पेन लेकर बैठें, जिससे आप महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलें। परीक्षा में इससे रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। आप जब चीज़ों को नोट डाउन करेंगे तो बाद में उसको रिकॉल करने में बहुत सुविधा होगी आपको, इसलिए आप जो है उसको नोट करते हुए चलें जो यहाँ पे आपको नियम बताए जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। हल संधि भी बोलते हैं इसको। तो अगर कभी सामने आ जाए हल संधि तो कंफ्यूज नहीं होना है, व्यंजन संधि को ही हम क्या बोलते हैं? हल संधि बोलते हैं। अब व्यंजन संधि कहते किसको है यह हम देख लेते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि कोई व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन से यह दूसरे स्वर से मिल जाए। हमने कल संधि पढ़ा था और संधि में हमने देखा था कि दो वर्णों के मेल से तीसरा वर्ण जब हमको प्राप्त होता है, उन वर्णों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक व्यंजन मिल रहा है, एक वर्ण है व्यंजन। व्यंजन जो है दूसरे व्यंजन से या फिर दूसरे स्वर से मिलकर रूप में परिवर्तन कर ले या फिर उसमें जो है परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। यहाँ पर हमने स्वर संधि में देखा था कि दो स्वरों के मेल से परिवर्तन हो रहा था, और यहाँ पर व्यंजन संधि में क्या होगा? एक व्यंजन से दूसरा स्वर या व्यंजन मिलेगा। पहला जो होगा वो क्या होगा? व्यंजन होगा यहाँ पर, जो दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलेगा। जैसे एक उदाहरण में इसको हम समझते हैं। शरत धन चंद्र यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ता है यह चा से मिल रहा है। यहाँ पर ता का चा से मेल हो रहा है। यहाँ पे ता क्या है? व्यंजन है। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से यहाँ पर मेल हो रहा है और इसमें परिवर्तन होकर यह क्या हो जा रहा है? शरत चंद हो जा रहा है। ये पर क्या हो जा रहा है? ये शरत चंद हो जा रहा है ये। तो यहाँ पर एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ मिलकर परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है, तो यह क्या हो गया? व्यंजन संधि हो गया। यहाँ पर ये व्यंजन संधि कहलाएगा। अगर हम एक और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण ले, सदाचार। सदाचार। अब सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा यह हम देखते हैं। सद धन आचार। एक मिनट, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं पहले। यहां पर क्या होगा? सदाचार। इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, तो सत प्लस आचार। यहां पर जो त है एक व्यंजन है और आ से मिल रहा है। यह किससे मिल रहा है? एक स्वर से मिल रहा है। यहां पर शरत में एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिल रहा था और परिवर्तन उत्पन्न कर रहा था। यहां पर सदाचार में क्या हो रहा है? एक व्यंजन, त एक व्यंजन ही ना है, यह व्यंजन जो है दूसरे स्वर से मिल रहा है और यह क्या हो जा रहा है? अपने रूप में परिवर्तन कर ले रहा है। यह क्या हो जा रहा है? सदाचार हो जा रहा है। यहाँ पे ता किस में परिवर्तित हो गया? द में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सदाचार हो गया। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम? व्यंजन संधि। क्यों बोलेंगे व्यंजन संधि? काहे कि यहाँ पर एक व्यंजन जो है दूसरे स्वर या व्यंजन से यहाँ पर मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर एक और हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सदगति अगर यहाँ पर हम देख लें, सदगति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये
सत प्लस गति, यह क्या हो जाएगा? सदगति। यहां पर जो ता है एक व्यंजन है, यह दूसरे व्यंजन से यहां पर मिल रहा है, तो यह क्या हो जा रहा है? सदगति हो जा रहा है। यह अपने रूप में परिवर्तन कर ले रहा है और यह ता जो है दा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो कुल मिला जुलाकर आपको यह समझ में आ रहा है कि जब कोई व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलकर रूप में परिवर्तन कर ले तो यह क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। अब हम जो है इसके नियमों को देखते हैं कि इसके कौन कौन से नियम है। यहाँ पर हमारा जो पहला नियम है वह क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त और पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ट को ड और प को ब हो जाता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? यह कहने की बात है कि पहले वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण, अब किसी वर्ग का पहला वर्ण जो है वो या तो क होगा, च होगा, ट होगा, त या पा होगा। जैसे हम यहाँ पर क वर्ग को लिख लें उदाहरण स्वरूप क, ख, ग, घ, अंगा। यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, मान लेते हैं क वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ पर हमने क ले लिया, इसका मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो जाए। इसका मान लेते हैं अगर इसका मेल, इस क का मेल यहाँ पर तीसरे वर्ण या फिर ग, मतलब क्या हुआ? तीसरा वर्ण ग या घा से, ग या घा से हो जाए किसी भी वर्ग के, यहाँ पे च वर्ग के भी किसी तीसरे या चौथे, या फिर प वर्ग के तीसरे चौथे, किसी भी ट वर्ग, त वर्ग, किसी के भी तीसरे या चौथे वर्ण से अगर इसका मेल हो जाता है, किसी का भी यहाँ पर पहला वर्ण, किसी का भी पहला वर्ण अगर यहाँ पर उसके तीसरे और चौथे वर्ण से का मेल हो जाए, या फिर या से मेल हो जाए, रा से मेल हो जाए, व से या हा से मेल हो जाए, या फिर किसी स्वर से उसका मेल हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क की जगह पर क्या हो जाएगा? तो क की जगह पे ग हो जाएगा और चा की जगह पे ज हो जाएगा, ट की जगह पे ड हो जाएगा और प की जगह पे ब हो जाएगा। कहने का मतलब आपको समझ में आया? मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं फिर से, जिससे यह समझा जा सके। तो कहने की कोशिश यह की जा रही है कि यहां पर क्या हो जाएगा? यदि पहला वर्ण, मान लेते हैं क जो है किसी के पहले वर्ण से मिल गया, यहां पर उदाहरण में इसको समझ लेते हैं, बहुत आसानी से यहां समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर क्या हो गया? दिग्गज यहां पे लिखना था तो यहां पे दिक धन गज यहां पे लिख दिया हमने, तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे किसी पहला वर्ग का पहला अक्षर क जो है यहां पर किससे मिल गया? तीसरे वर्ण से इसके मिल गया, क वर्ग के तीसरे वर्ण से इसका मेल हो गया। तो यहां पर नियम के अनुसार क्या हो गया? क का मेल मतलब किसी भी वर्ण के पहले उसका जो है, अगर वर्ण का मेल जो है किससे हो जाए? तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, या फिर इन चारों से हो जाए, य, र, ल, व या हा से हो जाए, इन पांचों से अगर हो जाए, या फिर किसी स्वर से हो जाए। कहने का मतलब क्या है? किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, और जो है या किससे हो जाए? या, र, ल, व और हा से हो जाए, या फिर किसी स्वर से हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क की जगह पे गा हो जाएगा। पहला जो है क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण में बदल जाएगा, उसके तीसरे वर्ण में इसके बदल जाएगा। क जो है गा में बदल जाएगा, च जो है जा में बदल जाएगा। चा के बाद च वर्ग में तीसरा वर्ण क्या आता है? जा आता है। ट का जो है ट वर्ग में तीसरा वर्ण क्या आता है? ट, ठ, ड आता है, ड हो जाएगा यहाँ पर। प वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वह क्या हो जाएगा? बा। यानी कहने का मतलब क्या है? वह किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिक धन गज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क जो है पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण है, यह अपने तीसरे वर्ण से मिल गया, क वर्ग के तीसरे वर्ण से मिल गया, तो अब क्या हो जाएगा? यह अपने तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो दिक धन गज यहां पर है, तो यहां पे क किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में यहां पर परिवर्तित हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। यहाँ पे क जो है अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है, तो यह क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। अब इसके दूसरे उदाहरण में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नियम के अनुसार क्या है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग के पहले वर्ण का मेल जो है किसी तीसरे या चौथे से हो जाए,
तो यहाँ पर क है, क वर्ग का पहला ही वर्ण क्या है, क है। इसका मेल किससे हो गया, एक स्वर से हो गया। यहाँ पर स्वर भी तो है ना, किसी स्वर से हो जाए। अगर इसका जो है स्वर से मेल हो गया तो यहाँ पर हो गया। जैसे वाक धन ईश यहाँ पर लिखा हुआ है, वाक धन ईश, यहाँ पे क का मेल किससे हो गया, एक स्वर से हो गया। अरे ये स्वर ही ना है, ई क्या है, एक स्वर है। क का मेल किससे हो गया, एक स्वर से हो गया। तो नियम अनुसार क्या हो जाएगा, क जो है अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। क, अरे भाई क वर्ग लिखे, क ख ग घ और अंगा, यहां पर लिखा ना आपने। क वर्ग में पहला वर्ण यह है, दूसरा वर्ण यह है, तीसरा यह है और चौथा क्या है, यह है, और पांचवा क्या है, यह। तो यहां पर क वर्ग जो है का पहला वर्ण स्वर से मिल गया, तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पे लिखा ना क को गा बोलेंगे, तो क जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो वाक धन ईश क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागीश। यहां पर बड़ी ई की मात्रा क्यों लग गई, काहे कि यहां पर बड़ी ई है, यहां पर बड़ी ई है, इस वजह से यह क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। आपको समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पे अच धन अंत लिखा हुआ है, यहाँ पे च वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ पर चा है और यहाँ पर एक स्वर से मिल गया। चा जो है अपने स्वर से मिल गया, तो यह क्या हो जाएगा, च वर्ग के तीसरे वर्ण में यह परिवर्तित हो जाएगा। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, च छ ज झ इया, यही ना है। तो ये तीसरा वर्ण क्या है, ज है। यहाँ पर तीसरा वर्ण क्या है, च वर्ग में ज है। तो चा जब जो है अ से मिलेगा, एक स्वर से मिल रहा है, तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा हो जाएगा। अच धन अंत अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह अजंत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण से और इसको समझते हैं। यहाँ पर अपधन ज लिखा हुआ है, यहाँ पर प है, प वर्ग का पहला वर्ण जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे प, क च ट त और पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो जाए। तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, या तो य ल व ह से हो जाए, या तो किसी स्वर से हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने तीसरे वर्ण में यह परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प है, यह पहला वर्ण है, यह किससे मिल गया है, यह जो है ज से मिल गया है। यह जो है ज से मिल गया है। ज क्या है, यह तीसरा वर्ण ही ना है, यह किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है ज। यह प जो है, प वर्ग का पहला वर्ण ज से मिल गया, जो कि तीसरा वर्ण है, तो यह प किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, प फ ब भ म, यह म है, म। यहां पर तीसरा वर्ण, प वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है, ब है। तो जब यह जो है प यहां पर ज से मिल रहा है, ज किस वर्ग का, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, यह जब तीसरे वर्ण से मिल रहा है, तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ब में परिवर्तित हो जाएगा। तो अप धन ज क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। तो यह चीज आपको समझ में आया। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि जब क च ट त या पा का मेल किसी तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो जाए, उसी किसी वर्ग के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। या फिर य र ल व ह से मिल जाए तो भी तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, या तो स्वर से मिल जाए तो भी वह क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यह चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे यहां पर सतगति ही ले लें, सत धन गति। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर त जो है, त वर्ग का पहला वर्ण है ना, त, यह जो है किसी वर्ग के यानी क वर्ग के तीसरे वर्ण से यहां पर मिल रहा है, ग से मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपको नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये त किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यहां पर परिवर्तित हो जाएगा। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, त थ द, यानी कि क्या हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा। त वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है भाई,
त वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है? त, थ, द, ध, न। यहां पर ये था है, था। यहां पर किस में परिवर्तित हो जाएगा? यह त दा में परिवर्तित हो जाएगा। काहे कि यह जो है किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से यहां पर त का मेल हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? सदगति। सदगति, यह क्या हो जाएगा? सदगति। यहां पर आपको यह समझ में आ गया होगा ना अब ये कि पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यही कहता है कि क, च, ट, त या प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो जाए तो यहाँ पर वह जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। या तो य, र, ल, व, ह से मिल जाए तो भी तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, या तो स्वर से मिल जाए तो भी वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। यहाँ अगला नियम क्या कहता है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन सा होगा किसी वर्ग का? क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा या प होगा। इसका मेल न या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कुल मिला जुला कर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह अनुनासिक हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ग या जो है उसी वर्ग का पांचवा वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला वर्ण क्या है? क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क है। इसका जो है मेल किससे हो गया? मां से हुआ है। यहाँ पर मां से हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? इसी वर्ग का पांचवा वर्ण। तो पांचवा वर्ण क वर्ग का क्या है? क, ख, ग, घ, अंगा। यहाँ पर क्या है? ये अंगा। यह पांचवा वर्ण कौन सा है? अंगा है। यहाँ पर क जब मां से मिलेगा या ना से मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा? अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? वाक धन मय। यहाँ पर वाक मय लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क किससे मिल गया? मां से मिल गया। क जब वा से मिलेगा तो यह अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? वांगमय हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? वांगमय। यह आपको समझ में आ रहा है ना? जब पहले वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण जो है ना से या मां से मिल जाए तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने ही पांचवें वर्ण में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। और पांचवा वर्ण क्या है? अंगा है। अगर ये ट है, जैसे यहाँ दूसरे उदाहरण में इसको समझ लेते हैं। ट किस में मिल जाए? मां में मिल गया। जैसे यहाँ पर खड़मास लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ट जो है किसमें? यह ट जो है मां के साथ मिल रहा है, तो यह जो है ट वर्ग में ट वर्ग जो है ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, यही ना होता है। इसका जो पांचवा वर्ण है वह क्या है? ड़ा है। यहाँ पर ड़ा है, यहाँ पर पांचवा वर्ण, तो यह टा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड़ा में। तो खड़मास यह हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? खड़मास। तो जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करें। त वर्ग का यहाँ पे पहला वर्ण क्या है? त ही है। त किससे मिल गया? ना से मिल गया। तो त जब ना से मिल जाएगा तो अपने पांचवें वर्ण में त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? त, थ, द, ध, न। यह ना में परिवर्तित हो जाएगा। त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ना में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे उत धन नयन लिखा हुआ है। यहाँ पे त जो है अब ना से मिलेगा तो यह जो है त किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो त किस में परिवर्तित हो गया? न में परिवर्तित हो गया। तो यह क्या हो गया? उत धन नयन इज इक्वल टू उन्नयन हो गया। अब इसी तरह से यह भी उदाहरण है। यहाँ पे अपधन मय जो है किस में परिवर्तित हो गया? अमय में परिवर्तित हो गया। प, फ, ब, भ, म अपने अंतिम वर्ण में यहाँ पर प परिवर्तित हो गया, तो यह क्या हो गया? अमय हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यही कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि न या म से हो जाए तो वह अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बस सिंपल सा एक नियम यह है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा नियम क्या कहता है। अब तीसरा नियम कहता है कि त का मेल ग से, घ से, द से, ध से, ब से, भ से, य से, व से, रा से या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो द हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सतधन भावना। यहाँ पे त है, यह किससे मिला? भा से मिला। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? अगर ता का मेल ग घ से हो जाए, क वर्ग का ही एक वर्ण है, अगर ग घ से हो जाए, द ध से हो जाए, ब भ से हो जाए,
या र या व से हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, या फिर किसी स्वर से हो जाए तो उसके जगह पर क्या हो जाता है, द हो जाता है। तो त का मेल यहां पर किससे हो गया, भ से हो गया ना। यहां पे ब या भा से हो जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। ता का मेल यहां पर किससे हुआ है, ता का मेल हुआ है यहां पर भा से। यहां पर भा से ता का मेल हो गया तो यह क्या हो जाएगा, त किस में परिवर्तित हो गया, द में परिवर्तित हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सद्भावना, सत धन भावना, यहां पर क्या हो जाएगा, सद्भावना। यह जो है ता किस में परिवर्तित हो गया, द में परिवर्तित हो गया। क्यों, कहें कि यह नियम है कि त का मेल अगर ग घ से हो जाए, द ध से हो जाए, ब भ या फिर य र व से इसका मेल हो जाए तो यह जो है द में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जगत धन ईश लिखा हुआ है ना, जगत धन ईश, यहाँ पे त का मेल किससे हुआ है, एक स्वर से हुआ है। जब त का मेल एक स्वर से हुआ है तो यह किस में परिवर्तित हो गया, द में परिवर्तित हो गया और यह क्या हो गया, जगदीश हो गया। यह क्या हो गया, जगदीश हो गया। भगवत भक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, भगवत भक्ति हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से सत धर्म का क्या हो जाएगा, सद्धर्म हो जाएगा यहाँ पर। सेम इसी तरह से द जो है, त जो है किससे मिल गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ता का मेल द से या धा से हो जाए तो यहाँ पर किससे हुआ है, ता का मेल धा से हो गया। यहाँ पे जब धा से मेल हुआ तो यह ता किस में परिवर्तित हो गया, द में परिवर्तित हो गया। तो यह चीज आपको समझ में आई ना कि जब ता का मेल ग घ द ध ब भ या र या वा से होगा या फिर किसी स्वर से हो जाएगा तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। हमारा अगला नियम कहता है त के बाद च या छा होने पर च, ज या झा होने पर ज, ट या ठा होने पर ट, ण या ढा होने पर ड या ढा होने पर ड, ल होने पर ला हो जाता है। मतलब कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं ता के बाद यदि च या छा आए, त के बाद यदि च या छा आए तो यहाँ पे चा ही हम लेंगे, ज के तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, चा ही लेंगे। और ज या झा हो तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ज लेंगे। ट या ठा हो तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ट लेंगे। और ड या ढा हो तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम ड लेंगे। और ल हो तो हम ला लेंगे ही। तो यहाँ पर रूप में इसके परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम देख लेते हैं, यहाँ पे उत्धन चारण यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्धन चारण। यहाँ पे ता के बाद क्या आया हुआ है, चा आया हुआ है। यहाँ पे ता के बाद क्या है, चा है। तो यहाँ पे यह ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह ता भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे उत्धन चारण लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या था, ता के बाद यदि चा या छा हो तो चा हो जाता है। यह ता किस में परिवर्तित हो जाता है, चा में परिवर्तित हो जाता है। तो उत्धन चारण यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह उच्चारण हो जाएगा। यह ता किस में परिवर्तित हो गया, चा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर छा होता तो भी जो है यह चा में परिवर्तित होता। मतलब चा और छा होता तो यह किस में परिवर्तित होता, चा में परिवर्तित हो जाता। अब यहाँ पर दूसरे उदाहरण में हम समझते हैं, सत धन जन यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ज जो है, यहाँ ता के बाद क्या है, जा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, अगर जा हो या झा हो तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। कौन परिवर्तित हो जाएगा, त परिवर्तित हो जाएगा। तो सत धन जन यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, त जा में परिवर्तित हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, सज्जन। यहाँ पे त जो है किस में परिवर्तित हो गया, जा में परिवर्तित हो गया है। उसी तरह से यहाँ पे उज्झटिका यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे झ जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। जा हो या जा हो या झा हो, इन दोनों के होने पर ता जो है किस में परिवर्तित होगा, जा में ही परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे ता किस में परिवर्तित हो गया, जा में परिवर्तित हो गया। झा में नहीं परिवर्तित होगा, ये जा में ही परिवर्तित होगा। तो यह ता क्या हो गया, जा हो गया। उज्झटिका यहाँ पर इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे तत् टीका यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ता जो है जब टा हो या ठा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट या ठा हो तो ये क्या हो जाएगा, टा में परिवर्तित हो जाएगा। यह ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा में परिवर्तित हो जाएगा। तो तट्टिका ये हो जाएगा। यह तत् धन टीका क्या हो जाएगा, तट्टिका यहाँ पर हो जाएगा। यह टा में परिवर्तित हो जाएगा, यह ता। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। हमारा अगला नियम यह कहता है कि ता का मेल यदि शा से हो तो यहाँ ता का मेल यदि शा से हो तो
त को च, शा को छ बन जाता है। यहाँ पे त के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा और शा के स्थान पर छा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर उत्श्वास लिखा हुआ है, उत्श्वास लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे ता है ना। अब मैंने क्या बताया कि ता का मेल यदि शा से हो जाए, यहाँ पे शा से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ता की जगह पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और शा की जगह पे क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। तो उत्धन श्वास यहाँ पर उच्छ्वास हो जाएगा। यहाँ पर ता किस में परिवर्तित हो गया, चा में परिवर्तित हो गया। यह किस में परिवर्तित हो गया, चा में। और जो शा है वह किस में परिवर्तित हो गया, छा में परिवर्तित हो गया। जैसे उत्शिष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्धन शिष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे त किस में परिवर्तित हो जाएगा, अब त किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। नियम अनुसार किस में, अरे भाई यहाँ पर क्या कह रहा है नियम, नियम तो यही ना कह रहा है कि ता का मेल यदि सा से हो जाए, ता का मेल यदि शा से हो जाए, ता का मेल किससे हो रहा है, शा से हो रहा है। यहाँ पे किससे हो रहा है, ता का मेल शा से हो रहा है, तो ता चा में परिवर्तित हो जाएगा और शा छा में परिवर्तित हो जाएगा। अरे यही ना हो रहा है, यहाँ पर ता जो है चा में परिवर्तित हो रहा है और शा छा में परिवर्तित हो जाएगा। तो उत्शिष्ट क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, यह उच्छिष्ट। तो इसी तरह से यह भी है यहाँ पर, इसको हम देख लेंगे। तो यह नियम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। इसलिए जितने समय की यह जो है का हकदार हो उतना ही समय इस हम नियम को देंगे। जो नियम जितने ज़्यादा समय का हकदार होगा उसको उतना ही समय हम देंगे। इसी तरह से हम अपने हर नियमों का न्याय करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने हम अगले नियम पर। अगला नियम हमारा क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। अगला नियम कहता है व्यंजन संधि का कि ता का मेल यदि हा से हो जाए, ता का मेल यदि हा से हो जाए, ता का मेल किससे हो जाए, हा से हो जाए, तो ता का दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है। यहां पर समझ में आ रहा है ना। अगर ता जो है पीछे कहां मिला था, ता जो है ता मिला था शा से यहां पर, तो वह क्या हो गया, ये चा हो गया और यह क्या हो गया, छा हो गया। लेकिन यहां पर ता किससे मिल रहा है, हा से मिल रहा है, तो ता की जगह पर क्या बदल जाएगा, दा हो जाएगा, और हा की जगह पर क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। अब यहां उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहां पे उत्हार लिखा हुआ है ना, उत्हार, उ अधत उत धन हार यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पे ता किससे मिल रहा है, हा से मिल रहा है। ता किससे मिल रहा है, हा से मिल रहा है। यहां पे ता हा से मिल रहा है, ता का मेल किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा, और हा किस में परिवर्तित हो जाएगा, धा में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ नहीं समझना है, आसान नियम है, इनको बस आपको देखते हुए चलना है। तो यह किस में हो जाएगा, ता दा में परिवर्तित हो गया और हा जो है धा में परिवर्तित हो गया। तो यह क्या हो गया, उद्धार हो गया। यहां पर उद्धार बन जाएगा। ये उत धन हार क्या हो गया, उद्धार हो गया। अब यहां पर उत धन हरण लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा में, और ह किस में परिवर्तित हो जाएगा, धा में। कुछ नहीं है, सीधा सीधा नियम है। ता का मेल यदि हा से हो तो ता दा में परिवर्तित हो गया और हा धा में परिवर्तित हो गया। तो यहां पर इसको भी ज्यादा हम समय नहीं देंगे, जितना इसकी औकात है हम उसको उतना ही समय देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। हमारा अगला नियम है कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। यहां पर क्या कह रहा है कि अगर स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ के बाद छ के पहले हम क्या करेंगे, चा को लिख देंगे, सीधा सीधा उठाकर चा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आधा स्व लिखा हुआ है, स्व छंद यहां पर लिखा हुआ है, स्वधन छंद। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एक स्वर के बाद यहां पर क्या आ गया है, क्या हो गया, यहां पे स्वर के बाद यहां पर क्या हो गया है, छ आ गया है ना। यहां पे जैसे यहां पे व में अ की मात्रा है, तो जैसे स्व में यहां पर लिखते हैं, स्व में यहां पर प्लस अ है ना, यहां पे साथ में स्वधन अ, स्व होगा ना। ये स्व कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और तोड़ें तो ऐसे ही ना लिखेंगे इसको। तो यहां पे अ जो है एक स्वर है ना, यदि स्वर के बाद छ आ जाए तो यहां पे अ के बाद क्या आ गया है, छ आ गया है। तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, यहां पर इसके आगे हम क्या बढ़ा देंगे, आधा च बढ़ा देंगे, तो यहां पे च बढ़ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, स्वच्छंद।
यहाँ पे स्वधन छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। यहाँ पे च जो है हमने बढ़ा दिया। नियम तो यही कहता है ना, जैसे आच्छादन, आ लिखा हुआ है, आ क्या है, स्वर है, यहाँ पे छा है, तो आ स्वर के बाद क्या आ गया, यहाँ पे छतरी वाला छा आ गया। तो हमको कुछ नहीं सोचना है, किसी स्वर के बाद अगर छतरी वाला छा आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आधा च यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आच्छादन। तो यहाँ पर इसी तरह से तीसरा जो हमारा उदाहरण है उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनुधन छेद, यहाँ पर ऊ की मात्रा है ना, यहाँ पर क्या है, ऊ है, ऊ के साथ क्या मिला हुआ है, यहाँ पर छा लगा हुआ है। यहाँ पे जब यहाँ पर एक स्वर के बाद छ आ गया तो आपको कुछ सोचना है क्या, अब यहाँ पर कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा छ के साथ आप क्या बढ़ा देंगे, यहाँ पे च लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। यहां पे ऊ के बाद छा आते ही छतरी वाला छा, आपने देखा ऊ के बाद क्या है, किसी स्वर के बाद क्या है, छा है, छतरी वाला छा है, स्वर के बाद क्या है, छा है, तो सीधा सीधा आप जो है क्या करेंगे, आधा चा उसके सामने लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पे स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले आधा चा लगा देते हैं। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं ना है भाई, यहाँ पे क्या रॉकेट साइंस है, यहाँ पे बस चीजें आसानी से लिखी हुई हैं, उसको समझ लेना हमको बस। जैसे संधि छेद लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे संधि विच्छेद, संधि, यहाँ पे संधि छेद लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर इसको हम देखें तो यहाँ पर ई की मात्रा है ना, छोटी ही है, इसके साथ हमने छा लिख दिया यहाँ पर। अब कुछ सोचना है क्या, यहाँ पे एक स्वर के बाद सीधा सीधा हमको स्वर क्या मिल गया, छतरी वाला छा मिल गया। स्वर के बाद हमको छतरी वाला छा मिलते ही हमको क्या करना है, हमारे दिमाग में बस एक ही बात घूमेगा, वह बात क्या होगी कि यहाँ पर हम छा के पहले क्या लगा देंगे, आधा चा लगा देंगे, बस और कुछ नहीं। तो संधिच्छेद हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, संधिच्छेद हो जाएगा। अब इन उदाहरणों को एक बार फिर से आप देख लीजिए और चीजों को समझ लीजिए एक बार। तो यह जो है हमारा नियम कहता है व्यंजन संधि का, यह जो है हमारा नियम कहता है। अब जो है चलते हैं आगे हम अपने अगले नियम पर। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि मां के बाद क से मां तक का कोई भी व्यंजन आ जाए तो मां के पहले अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि मां के पहले यहां पर मां के साथ क्या आ जाए, क से लेकर मां तक का कोई भी व्यंजन आ जाए, क से लेकर मां तक का कोई भी व्यंजन, क ख ग घ ङ च छ ज ज या कुछ भी आ जाए यहां पर, तो मां के साथ, अगर मां के साथ यहां पर कुछ भी आ गया तो भाई कुछ सोचना नहीं है आपको, उसका जो है अनुस्वार आपको वहां पर लिख देना है, या फिर जो अनुस्वार है उसको लिख देना है, या तो वहां पर आपको उसका अनुनासिक लिख देना है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे किम धन चित यहाँ पे लिखा हुआ है, किम धन चित, यहाँ पे मां के साथ क्या आ गया, मां के साथ यहाँ पर कोई भी मां तक का वर्ण आ गया। चा तो मां के पहले ही है ना भाई, चा छा जा जा, उसके बाद मां पड़ता है, लास्ट में पड़ता है, उसके बाद पड़ता है ना मां, तो यहाँ पर का से मां के बीच में ही चा है ना, तो मां के साथ क्या मिला है, चा मिला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो वहां पे अनुस्वार लगा देंगे या तो उसका अनुनासिक लगा देंगे। अनुस्वार मतलब यह बिंदी जो है हम यहाँ पर, यह बिंदी जो है हम यहाँ पर लगा देंगे। यह बिंदी अगर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा। यहाँ पे माँ जो है किस में बदल गया, इस बिंदी में बदल गया, यह बिंदी हो गया। या तो हम इसको इस तरह और लिखेंगे, जैसे यहाँ पे इया लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, किंचित। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुस्वार लिखेंगे या तो अनुनासिक, उसी वर्ग का अनुनासिक। तो यहां पर चौक वर्ग का जो है अनुनासिक क्या है, इया ही है ना, तो यहां पर क्या लगा देंगे, इया लगा देंगे हम, या तो यहां पर अनुस्वार लगा देंगे यहां पर। तो कुछ दिक्कत है यहां समझने में क्या, जैसे यहाँ पे किम धन चित लिखा हुआ था तो किंचित हो गया, इसको इस तरह से लिखें या तो इस तरह से लिखें, यहाँ पर अनुस्वार लगा दें या तो यहाँ पर हम उसका अनुनासिक यहाँ पर लगा दें। अब जैसे दूसरे उदाहरण में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किम धन कर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे माँ के बाद क्या आया हुआ है, क लिखा हुआ है। यहाँ पर का क्या लिखा हुआ है, माँ के बाद क लिखा हुआ है। यह क से लेकर माँ तक में क पड़ता है। तो हम क्या बोले हैं, नियम के अनुसार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर माँ के साथ
क से लेकर मां तक का कोई भी वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा या तो उसका अनुनासिक हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, क के साथ यहां पर उसका अनुस्वार लगा देंगे, अनुस्वार लग गया तो क्या हो जाएगा, किंकर हो जाएगा, या तो हम इसको कैसे लिख देंगे, किंकर। यहां पर किंग, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क का अनुनासिक क्या है, अंगा है ना, तो यहां पे अंगा, किंकर, यहां पर इसको ऐसे हम यहां पर लिख देंगे, किंकर हो जाएगा यह, ठीक है ना। तो यह अंगा है, तो यहां पर किंकर है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। यहां पे क्या बोला, यहां पे मां के बाद क से लेकर मां तक का कोई भी वर्ण आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर किंकर ऐसे ही लिखते हैं, तो यहां पर थोड़ा इसका जो शुद्ध रूप है उसको लिख देते हैं, वरना जो है किंकर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर किम धन कर क्या हो गया, किंकर हो गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर भाई, यहां पर सीधी सीधी बात है ना, मां के बाद यहां पर क से लेकर मां तक के बीच का कुछ भी आ गया तो यहां पर कुछ सोचना नहीं है, या तो अनुस्वार लगा देंगे या तो उसका अनुनासिक लगा देंगे। यहां पर हमने क का अनुनासिक क्या है, यहां पर बताइए, क का अनुनासिक क्या है, अंगा ही ना है, तो यहां पर अंगा हमने लिख दिया, सीधी सीधी बात है। यहां पे समधनचय यहां पे लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, यह संचय हो जाएगा। यहां पर हमने क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया। अब च छ ज झ संचय यहां पर लिख देंगे हम, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका अनुनासिक लगा देंगे तो संचय हो जाएगा। यह, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, संचय, इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर क्या लगा देंगे, मां के बाद क से लेकर मां तक के बीच का कोई भी वर्ण आ जाएगा तो यहां पर उसका अनुस्वार या तो अनुनासिक उस वर्ग का हम यहां पर लगा देंगे। तो यह नियम हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। तो हमारा अगला नियम जो है वो कहता है क के म के बाद यदि मां आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह 2 बार लिख दिया जाता है उसी तरह। जैसे यहां पर समधन मति यहां पर लिखा हुआ, समधन मति यहां पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, समधन मति। यहां पर मां है ना, यहां पर मां है और यहां पर भी मां है, तो यहां पर क्या हो गया, ये सम्मति हो गया। यहां पर क्या हो गया, ये सम्मति। तो यहां पर हमने द्वित हो गया, यहां पे मां और यहां पर एक और मां, बस यहां पर कुछ करना नहीं है, यह मां को हुबहू ऐसा यहां पर लिख देना है, यहां पर और कुछ नहीं करना है, दोनों को एक साथ जोड़ देना है। तो यहां समधन मति क्या हो गया, सम्मति हो गया। यहां पे समधन मान क्या हो गया, सम्मान हो गया। यहां पर कुछ समझने वाला है क्या, रॉकेट साइंस है क्या कुछ, यहां पे कुछ भी आपको रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें बहुत आसान है, इसको समझ में आ ही जाना चाहिए आपको। तो चलते हैं अपने अगले नियम पर। हमारा जो अगला नियम है वह कहता है मां के बाद यदि य र ल व श या सा ह हो, इनमें से कुछ हो तो क्या हो जाएगा, मां अनुस्वार में बदल जाता है। मां किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे उदाहरण में इसको समझते हैं, समधन योग यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समधन योग। यहां पर मां के बाद क्या है, या है, यहां पर क्या है, या है। मां के बाद जैसे ही आप इसमें से कोई भी एक वर्ण देखें तो यह क्या हो जाएगा, मां किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यह किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, तो क्या हो जाएगा, यह संयोग। यह क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। जैसे समधन रक्षण, यहां पे क्या लिखा हुआ है, समधन रक्षण। समधन रक्षण में यहां पे मां के बाद रा है ना, रा है ना, य र ल व श या ह, इनमें से कुछ हो तो क्या हो जाएगा, मां के बाद यहां पे रा है तो रा होने पर यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, मां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पे भाई क्या सोचने वाला है, कुछ भी तो नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, यह अनुस्वार में, तो यह क्या हो गया, ये अनुसार, ये अनुस्वार में संरक्षण, यह क्या बन गया, अब संरक्षण बन गया। समधन विधान, यह क्या हो गया, संविधान। समधन विधान क्या हो गया, संविधान। समधन वाद, संवाद। यहां पर देखिए, यहां पे मां के बाद वह है, यह जो है किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। इसमें कुछ सोचना है क्या, नहीं। यहां पर समधनवाद क्या हो गया, संवाद हो गया। समधनशय क्या हो गया, संशय हो गया। समधनशय क्या हो गया, संशय हो गया। अब यहां पे समधन लग्न, संलग्न हो गया। समधन सार क्या हो गया, संसार हो गया। समधन सार, यहां पे मां है, यहां पे मां के बाद सा आ गया, यहां पे सा आते ही क्या हो गया, यह अनुसार में परिवर्तित हो गया, और अनुस्वार में जैसे ही बदला तुरंत यह क्या हो गया, बोलो भाई, ये हो गया संसार। यह क्या हो गया, संसार हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। हमारा जो अगला नियम है
वह कहता है री, र या श के बाद न हो तो इसके बीच में कोई स्वर न हो और इसके बीच में कोई स्वर क वर्ग, ट वर्ग या अनुस्वार या व हा आता हो तो न का जो है क्या हो जाएगा, ये ड़ा हो जाता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर री हो, र हो या शा हो, इन तीनों के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, या तो क वर्ग आ जाए या तो पा वर्ग आ जाए या फिर अनुस्वार आ जाए, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद यदि न आता है तो वह ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, डा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रा आया हुआ है ना, यहाँ पे रा है, यहाँ पे क्या है, रा, यह एक स्वर से मिल गया। यहाँ पे एक स्वर भी तो कह रहे हैं, यहाँ पे स्वर, यहाँ पे री, र और श के बाद ना हो और इसके बीच में स्वर हो, न के बीच में क्या हो, स्वर हो, या क वर्ग हो या पा वर्ग हो, या हो, व हो या हा हो, और या फिर क्या हो, अनुस्वार हो, इतने में से कुछ है तो यह क्या हो जाएगा, ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। भर धन अन, यह क्या हो जाएगा, भरण हो जाएगा। यहाँ पे न किस में परिवर्तित हो गया, अब न परिवर्तित हो गया ड़ा में। क्योंकि यहाँ पर रा के बाद स्वर आया हुआ है, रा के बाद स्वर है, उसके बाद जो है ना है, इस वजह से यह ड़ा किस में परिवर्तित हो गया, यह ड़ा परिवर्तित हो गया, ना परिवर्तित हो गया ड़ा में। कुछ यहाँ सोचने वाली बात है क्या, यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस है क्या, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत आसान सी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रधन मान लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रा है ना, यहाँ पे प में रा है ना, यह रा जो है किसके साथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अनुस्वार, यहाँ पे माँ है ना, यहाँ पे माँ के बाद ना आया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, प्र में अगर रा है उसके बाद माँ है और यहाँ पर ना है, तो यह ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह प्रमाण। यहाँ पे रा है ना, रा के बाद माँ है, उसके बाद न है, तो यह ना ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। री धन न, यहाँ री के बाद न आ गया, क्या आ गया, न आ गया, यह क्या हो गया, अनुनासिक, ये ठीक है ना, यहाँ पे न आ गया री के बाद, तो यह न किस में परिवर्तित हो जाएगा, न परिवर्तित हो जाएगा, ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बिना देखे आपको बता देना है कि यह जो है व्यंजन संधि है और यह क्या है, न जो है किस में परिवर्तित हो गया है, ड़ा में परिवर्तित हो गया है। यह क्या हो गया है, ड़ा में परिवर्तित हो गया है। री जो है न के साथ जुड़ के न को क्या कर दिया है, ड़ा बना दिया है। अब यहाँ पे तृष लिखा हुआ है, धन ना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, यह शा है, शा के साथ यहाँ पे ना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह ना ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। बहुत आसान था, इसको समझने में कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। हम उसको उतना ही समय दे रहे हैं जितने में वो आपको समझ में आ जाए। इसमें बहुत ज़्यादा फिर घूम फिर के इसी में रहने से कोई मतलब है नहीं। चीज़ें आसान है, जो लिखी हुई हैं उसको उदाहरण में हमने समझा ही दिया है और इसको हम एक एक करके सारे उदाहरण यहाँ पे देख ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे समझने लायक कुछ और बचता नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। और हाँ, इसके बाद जो है, जब ये हमारा संधि का चैप्टर खत्म हो गया, संधि का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो आपके एग्जाम से संबंधित यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी हम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको चीज़ें और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। वहाँ प्रैक्टिस सेट में चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आप उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अपना अगला नियम। हमारा अगला नियम क्या कहता है कि सा से पहले अ, सा से पहले क्या हो, अ हो, आ हो, सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा जो है शा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सा जो है किस सा में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, शा में परिवर्तित, सा जो है शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अभिधन शेक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभिधन शेक लिखा हुआ है, तो यह किस में परिवर्तित हो गया, अभिषेक। यहाँ पे शा में यह जो सा है वह किस में परिवर्तित हो गया, इस वाले शा में परिवर्तित हो गया है। तो शा के पहले यदि अ से भिन्न अ ना हो, यह छोटा अ या बड़ा अ ना हो, कोई और दूसरा स्वर हो, यहाँ पे ए है ना, सा के साथ क्या है, ए है ना यहाँ पे, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा है ना यहाँ पे, तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अ नहीं है, यहाँ पे नहीं नी है,
तो यह किस में परिवर्तित हो गया? शा में परिवर्तित हो गया। यह किस में परिवर्तित हो गया? शा में परिवर्तित हो गया है। तो निषिद्ध हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। नी धन सिद्ध, सिद्ध, यह क्या हो गया? निषिद्ध हो गया। ना पर ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, यहां पर क्या कह रहे हैं? यह आ को छोड़कर, इसको छोड़कर, यह नहीं, इसके बाद कोई भी, तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर छोटी ही है ना, उसके साथ सा लगा हुआ है भाई, तो यह क्या हो जाएगा? शा में परिवर्तित हो जाएगा। यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? इस वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। यह निषिद्ध हो जाएगा। अब जैसे हैं वा पर छोटी की मात्रा, यहां पर क्या है? वा पर छोटी की मात्रा। विषम, यहां पे छोटा सा है ना, यहां पे यह क्या हो जाएगा? विषम। यहां पर छोटी जैसे ही आया, यहां पर यह क्या स्वर में, मतलब छोटा या बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ गया तो तुरंत यह सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? शा में परिवर्तित हो जाएगा। यह शा, तो यहां पे इस शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यह सारे नियम जो हैं क्या थे? व्यंजन संधि के ये सारे नियम थे। इन सारे नियमों को आपने एक एक करके समझ लिया। यहां पर आपने अंतिम नियम क्या समझा? सा के बाद छोटा सा के पहले अगर अ या आ ना आए तो यहां पर यह जो सा है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। इसके पहले आपने समझा री, रा और शा के नियम को कि यहां पर जो है स्वर आ जाए, क वर्ग, प वर्ग या अनुस्वर आ जाए, या फिर या व हा, तो यहाँ पे ना क्या परिवर्तित हो जाता है? ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। उसके पहले आपने क्या समझा? यहां पर आपने समझा मां के बाद यारा लावा शाह हो तो क्या हो जाता है? यहाँ पे अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ पर क्या हो, किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। इसी तरह से आपने सारे नियमों को यहाँ पे देख लिया है। तो यह था हमारा व्यंजन संधि। हमने व्यंजन संधि को यहाँ पे समझ लिया है। जो हमारा अगला टॉपिक है संधि का, वह होता है विसर्ग संधि। हम अगले क्लास में विसर्ग संधि को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हमारा यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। हमारे इस टॉपिक के खत्म होने के बाद हम यहाँ पर संधि से संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट को करने की कोशिश करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले जो है हमने यह सारी चीजें कवर कर ली हैं और संधि को पूरा अपने कवर कर लेंगे। जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वह यूपीएसआई से संबंधित ही होगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी उसमें होंगे और संभावित प्रश्न उसमें होंगे। तो यहाँ पर हमने अपना व्यंजन संधि भी कंप्लीट कर लिया। यह हमारा दूसरा क्लास था। अब तीसरी क्लास में हम समझेंगे विसर्ग संधि। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और मेहनत से अपनी तैयारी करते रहिए, सफलता अर्जित करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ